कंधार विमान हाईजैक का मास्टरमाइंड ढेर हुआ है। IC-814 का मास्टरमाइंड रऊफ मारा गया है। भारत का विमान हाईजैक करने की इन्होंने हिमाकत की थी। आतंकी रऊफ अजहर को जमींदोज कर दिया गया है, उसे जमीन पर दफना दिया गया है। अमेरिका का भी जो है मोस्ट वांटेड था, तो अमेरिका के नागरिकों के लिए भी खुशखबरी है। रऊफ अजहर मारा गया है। तो इस तरीके से भारत ने न केवल उरी, पहलगांव, इन सब का बदला लिया है, पुलवामा का, बल्कि कंधार का भी भारत ने बदला ले लिया है। और भारत ने आतंकवादियों से बदला लिया है। आतंकवादियों को उनकी जमीन दिखा दी है, आतंकवादियों को उनका जो है असली जगह दिखा दी है कि तुम्हारी जगह इस धरती में नहीं है, तुम्हारी जगह जहन्नुम में है, जाओ वहीं मरो, वहीं सड़ो। तो इस तरीके से लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यह बहुत बड़ी सफलता है भारत की, बहुत बड़ी। कांधार में जो किया था, जो कांधार के जरिए भारत का विमान ले जाकर वहां पर जो है भारतीयों को हाईजैक किया गया था और उसके बदले तरह तरह की शर्तें मनवाने की कोशिश की थी, उसका जो है आरोपी ये मारा गया है। और उसकी जो है इतने सालों बाद भारत ने जो है उससे बदला ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम सीमित नहीं हैं, बहुत विस्तृत हैं, बहुत व्यापक हैं, बहुत विस्तारित हैं। और भारत ने इससे कई तरीके के अपने हितों को सिद्ध किया है, उसकी जनता के, आवाम के हितों को सिद्ध किया है, उसकी सरकार के हितों को साधा है और एक बड़ा संदेश विश्व पटल पर दिया है। पाकिस्तान का भी ये जो है वांटेड था, माफ कीजिएगा, अमेरिका का भी जो है ये वांटेड था। और अमेरिका के नागरिकों के लिए भी कहीं ना कहीं ये खुशखबरी है, वहां के प्रशासन के लिए, वहां के लोगों के लिए, कि जो उनका भी वांटेड था उसको ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त कर दिया गया है, मार दिया गया है, कब्र में पहुंचा दिया गया है। इधर पाकिस्तान में खुद अफरा तफरी भी मच गई है। एक और खबर है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया है। 12 पाकिस्तान सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर अन्य पाकिस्तान के हिस्से हो, वहां से उनके हुकूक की बात खुलकर सामने अब आने लगी है। अमृत के पास जाऊंगा और इसकी बात करूंगा। अमृत कंधार विमान का भी जो है कहीं ना कहीं जो ये हाईजैकिंग की शर्मनाक वारदात की थी, उसका भी जो है बदला एक तरीके से कह सकते पूरा हुआ है। बिल्कुल नितेश, आप ये पूरी तरह से देखा जाए तो जो भी हमारे यहाँ टेररिज्म की हिस्ट्री रही है उस पर एक बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा बदला है। कल जब हमारे यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हमारे सुरक्षा बलों के जरिए, एयरफोर्स और आर्मी के जरिए, उस दौरान भी उसके पहले एक वीडियो दिखाया गया था कि किस तरह से भारत में पाकिस्तानी समर्थित आतंक के जरिए हमले किए गए। उसमें जो है हमारे विमान अपहरण से लेकर के जो 2001 में जो संसद पे हमला था, उसके अलावा मुंबई हमले, इन सबको दिखाया गया था। और उसी कड़ी में देखिए आज जो ये पुष्टि हो रही है वो वही व्यक्ति है जो मास्टरमाइंड था कांधार हाईजैक का। उसी के जो कहा जाए कि दिमाग की उपज थी, उसी के आधार पे जो है वो विमान अपहरण हुआ और उसके बाद मसूद अजहर को जो है रिहा करना पड़ा था भारत में, क्योंकि तब भारत में सूरत हाल इस तरह से थे कि लोग हाईली इमोशनल थे, उनके परिजन उस विमान में जो है अपहरित कर लिए गए थे। लिहाजा उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने मुनासिब समझा था देश हित के लिए, लोगों के लिए, कि मसूद अजहर को छोड़ा जाए और अपने नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाया जाए। लेकिन वही मसूद अजहर लगातार अपना टेरर फैक्ट्री खोल करके घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और अब जो है इस हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ एक सिंबॉलिक, न सिर्फ 100 लोग मारे गए बल्कि वो लोग मारे गए हैं जो भारत के खिलाफ बड़े आतंकी। अमृत थोड़ा सा ये बताइएगा, यानी कि भारत ये बहावलपुर में जो भारत ने स्ट्राइक की थी जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में, मरकज सुभान अल्लाह, ये लगता है वहीं पर जो है जिस तरीके से तस्वीरें भी आई थी वहीं पर जमींदोज हुआ होगा।
बिल्कुल बिल्कुल रितेश, ये वहीं पे जमींदोज हुआ था। भारत का निशाना इतना अचूक और सटीक था कि आप जो है हिसाब लगाइए कि वहाँ पे डेटरेंस जो है, तबाही जो है वो बड़े बड़े स्तर पे होती है और उसमें एक साथ कई लोग मारे जाते हैं। और वही वजह है कि जो है आपको मैं बता दूं, जो जानकारी हमें मिल रही है कि उसी बिना पे जो है अब ये कहा जा सकता है कि भारत ने जो 9 जगहों पे तबाही मचाई है, उसके दुख से पाकिस्तान जो है उबर नहीं पा रहा है। अब देखना है कि जो जानकारी आई है, पाकिस्तान की तरफ से ये भी सूचना मिल रही है कि इसको लेकर के वो बड़े स्तर पे कोई तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। तैयारी ख्याल रहे मिलिट्री स्तर पे नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे, लेकिन ध्यान रहे कि पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है अपनी छवि को विक्टिमहुड के तहत दिखाने के लिए कि वो भाई इस चीज़ का विक्टिम खुद रहा है। लेकिन ये जो बात सामने आई है, भारत की तरफ ही एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि मनोबल जो है और बूस्ट हुआ है कि उन गुनहगारों तक भी पहुंचा है जो न सिर्फ पहलगाम हमले के लिए जो है उत्तरदायी थे, बल्कि जितने भी भारत में बड़े टेररिस्ट हमले हुए थे उनमें उनकी संलिप्तता रही है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप अमृत। बताइए, मरकज सुभान अल्लाह नाम था और यहाँ पर ट्रेनिंग किसकी चलती थी? भारत को दहलाने की, भारत पर दहशतगर्दी की। और देखिए 10 जो है उसके परिवार के जो है मारे ही गए, इसके साथ ही ये भी मारा गया, ये जो खूंखार ये आतंकवादी था। और इस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज भी हुआ है कि किस तरीके से, अगर इसकी बात की जाए बहावलपुर की अमृत, तो ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है पाकिस्तान की जगह है। इसके पास ही आर्मी का बेस भी है और वहां पर इतनी बड़ी सफलता हुई है। अमृत बने रहिएगा मेरे साथ प्रत्यक्ष जुड़ गए हैं भोपाल न्यूज रूम से सीधा प्रत्यक्ष। बहावलपुर की चर्चा खूब हो रही थी कल से। बहावलपुर में इसे भी ढेर कर दिया गया है। मरकज सुभान अल्लाह की जो है सफलता बहुत बड़ी है, ये इतिहास में लिखने वाली सफलता है। ये सफलता बहुत बड़ी है और ये इस लिहाज से बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि ये वही इंसान है, इसने टेरर जो आतंकिस्तान से जब इसने आतंकवाद में प्रवेश लिया, सन 2000 का वो समय था। IC 801 फ्लाइट का नंबर कोई नहीं भूल सकता, जब इसने मसूद अजहर को रिहा करवाया था। और रिहा करवाने के पीछे की जो कवायद थी ये बहुत ज़्यादा डीप थी। अजीत डोभाल जो ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, NSA हैं इस समय इस देश के, ये उस समय उनके नाक के नीचे से ले करके जाना अजीत डोभाल का इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था। सबसे पहला एंगल जो इसमें हम हर इंसान को हाईलाइट करना चाहिए वो होना चाहिए अजीत डोभाल का, क्योंकि अजीत डोभाल उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, नेगोशिएशंस को लीड कर रहे थे। और उस दौरान अजीत डोभाल के अंदर जो एक सबसे बड़ा गुस्सा फूट करके आया था वो हाफिज सईद को रिहा करना हो या फिर मसूद अजहर को रिहा करना हो, ये सारी चीज़ें जो निकल करके आई थी वो राउफ अजहर की तरफ से, क्योंकि उस पूरे नेगोशिएशंस के मास्टरमाइंड भारत की तरफ से जो थे वो अजीत डोभाल थे। और अजीत डोभाल के लिए भी ये बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाती है। और इसीलिए मसूद अजहर का जो कल बयान आया था वो आया था कि काश मैं भी मर गया होता। इसलिए क्योंकि परिवार के लोग नहीं, ये उसके जो दहशतगर्दी है, जो आतंकी हैं, उनका अंत हुआ था। और साथ ही एक बार के लिए मैं हिस्ट्री बता दूं कि 2001 में पार्लियामेंट जो अटैक हुआ था, इसके पीछे भी राउफ अजहर का हाथ माना जाता है। साथ ही जो ये अटैक्स हुए हैं अयोध्या राम मंदिर के दौरान, जो 2005 में हमले की कोशिश की गई थी, इसके पीछे भी राउफ अजहर माना जाता है। साथ ही साथ जो 2019 में 40 CRPF जवानों की मृत्यु हुई थी, 40 CRPF जवान जो शहीद हुए थे, उसके पीछे भी राउफ अजहर माना जाता है। यानी कि जो ये लगातार भारत में आतंकी गतिविधि हो रही थी, आतंकवाद से भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि हर चीज के पीछे जो मास्टरमाइंड था, ये जो हर बड़े फैसले होते थे, हर बड़ा आतंकी हमला होता था भारत के ऊपर, उसके पीछे का ये मास्टरमाइंड था। और एक मिसाइल आती है और इस आतंकी को निस्तानाबूद कर देती है, ढेर कर देती है। साथ ही साथ अगर आगे की बात करें तो आगे भी इसके कई ऐसे OGW से कनेक्शंस थे जो कि कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर, इनफैक्ट साउथ कश्मीर में भी एक्टिव हुए थे। और हालिया जो इनका प्लान था, आगे का प्लान था ISI के साथ मिलकर के, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष। और ऐसे में बात आती है, ऐसे ये जो अजहर मारा गया है, ऐसे में बात आती है कि आखिर भारत का जो प्रिसाइज अटैक था कितना सटीक था, भारत के जो वेपन्स थे कितने विश्वसनीय थे, उनकी भी जो है बातचीत होना चाहिए प्रत्यक्ष। जरा थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके के जो है हथियार के द्वारा, किस मिसाइल के द्वारा, क्योंकि ये बड़ी कड़ी सुरक्षा में रहता रहा होगा, ये कमांडर लेवल का एक व्यक्ति रहा होगा, किस तरीके की मिसाइल गई होगी और किस तरीके से ये जो है मरा होगा। जी नितेश, मैं वही कह रहा,
कि राफेल पे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि राफेल का ही पराक्रम है ये, राफेल का ही पराक्रम है ये कि भारतीय सीमा से 200 किलोमीटर अंदर घुस करके प्रिसाइज अटैक करने में इस लेवल का प्लान्ड ऑपरेशन का जो एग्जीक्यूशन था, ये एशिया में नहीं देखा गया था, बहुत कम देखा गया था। क्योंकि ऐसी कैपेसिटी आज की डेट में जो भारत एज ए सुपर पावर निकल करके आ रहा है, भारत एज ए सुपर पावर बन चुका है, एस्टेब्लिश कर दिया अपने आप को। भारत की विश्वसनीयता इस समय पूरे दुनिया में है। एज अ मिलिट्री पावर भारत इस समय सुपर पावर बन चुका है, एस्टेब्लिशमेंट हो गया। क्योंकि ऐसे जो ऑपरेशंस थे ये इजराइल की तरफ से देखे जाते थे, अमेरिका की तरफ से देखे जाते थे, लेकिन भारत की तरफ से ये एग्जाम्पल सेट हुआ है। इस चीज को पूरे देशवासियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि हम लोग और वो भी बिना सरहद को पार किए। और सोचिए सरहद पार कर गए होते तो क्या हालत होती। अमृत के पास एक बार रुक करूंगा, प्रत्यक्ष बने रहिएगा, आऊंगा आपके पास। जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर का भाई है ये रऊफ अजहर जो है अमृत। भाई को खोने का क्या दर्द होता है अब इसको पता चला होगा इस कायर को। और इसीलिए जो है एक प्रेस विज्ञप्ति भी जो है कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की सर्कुलेट हो रही सोशल मीडिया में, और जिसमें वो लिख रहा है कि मेरे परिवार का ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। तो अब इसको पता चला होगा कि भाई को खोने का दर्द क्या होता, अपनों को खोने का दर्द। जीते जी मर रहा है। बिल्कुल नितेश, मसूद अजहर जो कि भारत में बहुत सारे जो है हमारी माताओं के गोदे सुनी कि उसने औरतों को विधवा बनाने में उसका मेन हाथ रहा है, आज उसे ये दर्द महसूस हो रहा है। क्योंकि इस हमले में उसके भाई के अलावा उसकी बहन, उनके जुड़े हुए जो लोग रहे हैं, यानी कि उसके तरह से खानदान जो है एक तरह से तबाह हुआ है। उसे अब पता चल रहा है कि खानदान खत्म होता है तो उसका दर्द क्या होता है, ये मसूद अजहर को अभी जो है पता चल रहा है। और ये बात उसको पता इल्म होना बहुत ज़रूरी भी था कि वो ठीक है कि हमले में थोड़ा बचा है और उसको इस बात का एहसास हो रहा है। हालांकि कल नहीं तो परसों जो है उसका भी काम तमाम होना तय ही है। अब इस बात को ये समझिए कि जो हमला हुआ है, जिस हमले की बात कर रहे थे, ये पूरी तरह से देखिए, इसमें हमारी इंटेलिजेंस को देखिए कि किस तरह से पहले से हमें ये जानकारी थी। पाकिस्तान में बैठे हुए जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके मातहत बात करें, चाहे भारत में बैठे हुए इंटेलिजेंस है, चाहे बाकी जगहों से, एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का कि हम वहीं पे बम गिराते हैं जहां पे तमाम आतंकी गतिविधियों के आका एक ही छत के नीचे सो रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से प्रिसाइज न सिर्फ वेपन्स के आधार पे हमला था, बल्कि इंटेलिजेंस के आधार पे भी एक बहुत बड़ा हमला था। और ये पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका था कि उससे वो शायद ही उबर पाए। यही वजह है कि वो बौखलाया हुआ, बिलबिलाया हुआ और मिमियाया हुआ चारों तरफ घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। कल तक वो कई सारे थ्रेट दे रहा था, लेकिन अब वो विक्टिमहुड का कार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान की असली हकीकत है। क्योंकि बहावलपुर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बहावलपुर ऐसी जगह नहीं है कि कोई भी आएगा और अंदर घुस जाएगा। बाकायदा बड़ा ही कॉर्डन ऑफ एरिया है, सेफ एरिया। यही वजह है कि जैश के जो बाकी बड़े आतंकी रहे हैं, चाहे अजहर मसूद की बात कर लेते हैं, वो लोग वहां पे इसलिए ठिकाना बनाए हुए थे कि पाकिस्तान के भीतर एक कोई सेफ जगह है तो वो बहावलपुर है, चारों तरफ से सुरक्षा दस्तों से घिरा हुआ है। लेकिन जब वहां इतनी बड़ी तबाही हो गई है तो जो बाकी इलाके हैं वहां पे उनके भीतर डर फैला हुआ है। और जो हमें सूचना मिली है आंतरिक सूत्रों के जरिए, पाकिस्तान के भीतर जो बड़े बड़े अभी आतंकी बचे हुए हैं वो शेल्टर ले लिया उन्होंने आबादी वाले हिस्से में, लाहौर के भीतर, पिंडी के भीतर, और उन्होंने वहां पे भी सियालकोट के भीतर जहां पे आम जनता रहती है, लोग रहते हैं, उनके भीतर जो है वहां पे जाके घुस गए, जहां पे भाग रहे हैं। कहते हैं सांप जो है सांप की तरह, ये जहरीले सांप, हालांकि सांप को क्यों नहीं लाएं, सांप बेकसूर, इनकी तो सांप से भी गई गुजरी स्थिति है। ये इस तरीके के लोग हैं। प्रत्यक्ष का एक बार रुक कर लेता हूं और आऊंगा अमृत आपके पास। प्रत्यक्ष, बहुत बड़ा जो है ये जो कांधार हाईजैकिंग था, भारत के लिए नासूर बना। कई साल तक इसमें राजनीति भी हुई और अटल बिहारी सरकार पर कहीं ना कहीं जो एक कलंक लगा था, आज इसे अगर इस लिहाज से देखा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके सरगना को ध्वस्त कर दिया, तो भी कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी एक कलंक भी मिटा है और जो बदला है वो तो पूरा हुआ ही है। देखिए नीतीश, 1999 का वो समय जब IC-814 काठमांडू से उड़ान भरता है और 176 यात्रियों के साथ साथ 14 क्रू मेंबर भी जिस फ्लाइट में मौजूद थे, उस दौरान
उस दौरान जिस तरीके के नेगोशिएशंस हो रहे थे, पूरी दुनिया की नज़र थी, पूरी दुनिया की नज़र थी। और उसके ठीक पहले जो हाईजैक्स होते थे, हाईजैक्स का मास्टरमाइंड कहा जाता था, ये आतंकी हाईजैक्स का मास्टरमाइंड कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत को नेगोशिएट करना पड़ता था। देखिए सबसे बड़ी बात ये थी नेगोशिएट, और नेगोशिएशंस किसके थ्रू होते थे? पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से नेगोशिएट होता था। यानी कि भारत के लिए उससे पहले ये जो वक्त था ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक था। लेकिन ठीक उसके बाद ये जो आज भारत ने जो बदला लिया है, ये दशकों पुराना बदला है, पाकिस्तान से दशकों पुराना बदला है। आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि जहरीला नाग था ये, जिसे बिल में घुस करके बिल में छिपा बैठा था, और बिल में छिपे बैठे इस जहरीले नाग को हमारे इस मिसाइल स्ट्राइक ने निस्तानाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया। मैं इसके पहले भी अजीत डोभाल का जिक्र कर रहा था, मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा था, ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अजीत डोभाल से ज्यादा खुश इस वक्त हम सारे भारतीय खुश हैं, त्योहार का माहौल है, लेकिन अजीत डोभाल से ज्यादा खुश व्यक्तिगत रूप से इस समय कोई नहीं होगा, क्योंकि अजीत डोभाल व्यक्तिगत रूप से इस इंसान को बहुत दिनों से पकड़ना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, मिट्टी में मिलाना चाह रहे थे। और इस ऑपरेशन की जो सफलता है उसकी विड्थ आप ये देख लीजिए कि कई बार यूनाइटेड नेशंस में इसको टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब भारत जाता था तो चाइना की तरफ से, जी हाँ, चाइना की तरफ से रोक लगा दी जाती थी, चाइना की तरफ से वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता था, वीटो का इस्तेमाल किया जाता था। P5 नेशंस यानी कि जो परमानेंट 5 नेशंस हैं, इनकी तरफ से बार-बार वीटो लगाया जाता था, और इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से बचाने की कवायद चलती थी। आज के समय में जब ये मारा गया है, सही आप कह रहे हैं, प्रत्यक्ष सही बात कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि अमेरिका का भी वांटेड था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी ये जो है बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और हो सकता है वहां के अखबारों में, चैनलों में प्रकाशित भी हो ये खबर कि रऊफ अजहर जो उनका वांटेड था उसको निस्तनाबूद भारत ने कर दिया। तो एक अलग तरीके के वैश्विक समीकरण भी यहां बन रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि एक अलग तरीके के वैश्विक समीकरण बन रहे हैं, इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद अमेरिका बहुत फ्रेजाइल स्टेट में चला गया। उससे पहले अमेरिका आतंकवाद को बहुत लाइटली लेता था, क्योंकि आतंकवाद से पीड़ित देश थे नहीं ये लोग, यूरोप हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो। मोदी जी बार फॉरेन मंच पे जाकर के ये बोलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार जाकर के फॉरेन मंच में बोलते रहे कि आतंकवाद इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है, इस सदी का सबसे बड़ा चैलेंज आतंकवाद है, और आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ आइए। फिर उसके बाद 26/11 की याद दिलाई जाती है, 26/11 की याद दिलाई जाती है, जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है, वहां घुस करके अमेरिका स्ट्राइक करता है, वहां घुस करके अमेरिका उसे मार देता है, तब पाकिस्तान का चेहरा सामने आता है। और उसके बाद से अमेरिका बहुत फ्रेजाइल स्टेट में था, और इंडिया ने सही जगह चोट किया था, अमेरिका को बार याद दिलाया, पाकिस्तान की यह करतूत बार याद दिलाई, और यही कारण था कि अमेरिका ने भी उसे वांटेड घोषित करके रखा हुआ था। ग्लोबल मंच पे अमेरिका ने भी उसे वांटेड घोषित करके रखा हुआ था। आज जितने भी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये उनके लिए जश्न का माहौल है, उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि ये जिस हिसाब का आतंकी मारा गया, जिस विड्थ का, यानी कि ये कमांडर बड़ी बात है और बड़ी बात कह रहे हैं प्रत्यक्ष, बहुत ही अच्छे अंदाज में, तरीके में समझा रहे हैं। अमृत भी जुड़े हुए हैं। अमृत, मैं यही कह रहा था कि अब ये जो कहीं ना कहीं अभी भारत और पाकिस्तान के बीच से मसला निकलकर, ये जो पाकिस्तानी जो आतंकी है, अमेरिका ने इसे वांटेड जो है 2010 में कर ही दिया था, उनकी वांटेड सूची में था। तो वैश्विक पटल में जो पाकिस्तान की बचने की भी जो है संभावना थी, वो भी हो सकता है कम हो जाए, और भारत की तरफ अब जो है अमेरिका का रुख और जो है बढ़ता हुआ नजर आए। आप कैसे देखते हैं इसको, क्या इस लिहाज से देखा जा सकता है? देखिए नितेश, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, प्रत्यक्ष बिल्कुल उसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप इस स्थिति को और अच्छे से समझ लेंगे। ये यात्रा जो रही है भारत की, जो आज एक सुप्रीम अथॉरिटी की तरह एशिया में दिखाई दे रहा है, एक पावर बनकर के उभरा है, उसके पीछे देखेंगे कि वो जब अटल जी की सरकार थी उस दौरान है जब हमारे साथ एक के बाद एक घटनाएं घट रही थी। संसद पे हमला हो रहा था, IC-814 विमान का अपहरण हो रहा था, उसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी आतंकीगत, अक्षरधाम मंदिर पे हमला हो रहा था, सोमनाथ पे
हमले हो रहे थे। इन तमाम ऐसी चीज़ें थी जहां रोक पाने में हम कामयाब साबित नहीं हो पा रहे थे। उसी दौरान जो है निर्णय लिया गया, चाहे कारगिल वार हो तो कारगिल वार पे कारगिल कमेटी बैठी थी कि किस तरह से हम अपनी सेना को वेपनाइज्ड करें, मॉडर्न करें और हमारी सेना की दक्षता, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाया जाए। कारगिल कमेटी उसका एक बेस्ट उदाहरण है। उस कमेटी को न सिर्फ अटल जी की सरकार, अगली बार जब यूपीए की सरकार भी 10 साल रही थी तो उसने भी इस कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपने स्तर पर बहुत सारी तैयारियां की। जैसे जैसे भारत का जीडीपी का स्तर बढ़ता गया, भारत के पास पैसे रुपए और ज्यादा आने शुरू हुए, हमारे रक्षा बजट में आमूल चूल ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिलती रही। उसके बाद जैसे 2014 में मोदी सरकार आती है, इसने डिप्लोमेसी का ऑप्टिक्स ही बदल दिया। एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला जिसे कहा जाता है बहुत बड़ा नजरिया, यानी कि पूरे जज्बात को ही जो डिप्लोमेसी है पलट करके, उलट पलट करके रख दिया और भारत ने आंख में आंख डाल करके दुनिया के देशों को कहना शुरू कर दिया कि आप हमें गंभीरता से देखिए, हम एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर चलते हैं जो नॉन अलाइनमेंट के ऊपर है, गुट निरपेक्ष के ऊपर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब फर्ज निभाने की बात आएगी, दुनिया में अपना दबदबा भी कायम करने की बात आएगी तो भारत करेगा। यही वजह है कि बतौर सॉफ्ट पावर हेल्प के तौर पे भी भारत दुनिया में अपनी ताकत का मुजाहिरा भी करता रहा है। कल तक वही तुर्की जो आज यहाँ अरब सागर में हमको चुनौती देने के लिए एक तरह से पाकिस्तान के पास मैत्री के रूप में अपना नेवी का जहाज भेजा था, जब उसके यहाँ भूकंप आए थे तो सबसे पहले भारत अपने जो है ऑपरेशन लेकर के पहुंचा लोगों को बचाने के लिए। वहां की आवाम ने भारतीय सेना की जो है काफी सराहना की थी, प्रशंसा की थी कि उनको जो है बचाने के लिए उन्होंने तुरंत देवदूत के रूप में आ चुके हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भारत अपनी मिलिट्री क्षमता को लगातार जो है गढ़ता रहा है, बनाता रहा है और तकरीबन 25 साल का एक बहुत लंबा समय होता है नितेश। इस 25 सालों में भारत ने अपनी मिलिट्री क्षमता को इतने स्तर पर ले गया है कि हम आज बहावलपुर देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, चाहे एलओसी पे जो हमारे बाकी जो 9 ठिकानों पे जो हमारे हमले हुए हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज डरा हुआ है। अब उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है जो बार बार कह रहा हूं कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। अब वो ये दिखा रहा है कि हम जनाब विक्टिम हैं। ऐसे में जो है आप ये समझ सकते हैं कि भारत की दक्षता को गढ़ने में हमारे सुरक्षा बल, हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट कितने अपने आप को खपाए हैं। भारत इसीलिए अमृत मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं जब भी सियासत होती थी तो कांधार का जिक्र आता था। और देखिए, इसे इत्तेफाक कहिए, कुछ भी कहिए, कि वो बदला जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार ले रही थी। तो एक ये, इसको अगर पॉलिटिकल लिहाज से भले ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अपना चल ही रहा है, लेकिन अन्य चीज़ों की भी बातचीत होनी चाहिए। जो नासूर था जो अटल जी की सफल सरकार पर, और कहीं ना कहीं उस समय भी ये मुद्दा बना था और समय समय पर इसका जिक्र हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अब उसको भी जो है ताबूत के अंदर पहुंचा दिया गया कि इंतजार करें मसूद अजहर के मरने का। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नितेश, आप जो कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नासूर भी था और बहुत बड़ा हमारे ऊपर दाग भी था। यही कह रहा हूं कि जो भारत के पास इंतकाम को पूरा करने की जो एक ताकत है, जो क्षमता है, उसने उसको करके दिखाया भी है। देखिए, जैसे हमला होता है, सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं बहुत सारे जो है डिप्लोमेट्स और दुनिया के जो दूसरे जिन्होंने बयान दिए उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने उसके बाद से 14 दिन का समय लेता है और 14 दिन में पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखता है कि हमारे भीतर कोई घुस न पाए। इसके बावजूद आप एक उसको फ्लैश करते हैं, फ्लैश इन द सेंस उसको चौंधिया देते हैं और चौंधिया करके जाकर के उसको हमला कर देते हैं और उसके पूरे के पूरे जो है साजो सामान धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि भारत एक ऐसी क्षमता में बैठा हुआ है कि आप तैयार रहें, चौकन्ना रहें, फिर भी जो है आपको पीट के चला जाएगा। तो ये तैयारी भारत की है, ये तैयारी भारत के सुरक्षा बलों की है। इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और ना ही दुनिया ले सकती है। यही वजह है कि भारत ने जो ये मुजाहिरा किया है, अभी तक चाइना जो कि हमारे साथ गालवान में बहुत समय तक आगे आमने सामने डटा रहा, लेकिन उसके बाद एक भी इंच आगे बढ़ने की उसके बाद हिमाकत नहीं की। और जो अभी तक जो सिचुएशन है वो जो पहले की थी, जहां पे हमारी पेट्रोलिंग होती थी, उन पॉइंट्स पे जो है हम अपना पेट्रोलिंग फिर से शुरू कर दिए हैं। चाइना जैसे जो एक कहा जा रहा है कि वो दुनिया में ऐसी ताकत बन के उभरा है कि अमेरिका को जो चुनौती दे रहा है, भारत की मारक क्षमता से वो भी वाकिफ था और अब उसे सबूत भी मिल चुका है। इसीलिए देखेंगे कि बीते 2 दिनों में उसके भी सुर बदले हुए हैं। उसकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, हो सकता है आंतरिक रूप में हो रही हो, लेकिन फ्रंट पे आकर के कोई भी इस मामले में कोई टेक नहीं ले रहा है, कोई सुझाव नहीं दे रहा है। ये मुजाहिरा है, ये पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, ये हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए संदेश है कि कभी भी अगर किसी ने कायराना वारदात की हो, नो टॉलरेंस पॉलिसी ऑलवेज लागू है। प्रत्यक्ष कोई अन्य अहम जानकारी, कोई इसी से जुड़ी हुई या अन्य मसलों से जुड़ी हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर?
तो देखिए नितेश, ये नाम ही अपने आप में सार्थक हो जाता है जब रऊफ जैसे आतंकी पाकिस्तान में मारे जाते हैं, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने कई मांगों को उजाड़ा था। भारत में कई मांगों को उजाड़ने वाला इंसान जब मारा जाता है, जब उसको निस्तनाबूद कर दिया जाता है, उस वक्त ये जो जश्न का माहौल मनना चाहिए। और क्यों मनना चाहिए इस जश्न को? पाकिस्तान को भी मनाना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, पाकिस्तान को ये ठीक है, प्रत्यक्ष और अमृत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।